उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले आए सामने। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए जारी हुई गाइडलाइन। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला। औली और बद्रीनाथ में सुबह सुबह हुआ हिमपात। बर्फ की सफेद चादर से ढकी चारधाम की वादियां। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवभूमि के दौरे पर जेपी नड्डा ने बूथ जीतो चुनाव जीतो का दिया मंत्र। उत्तराखंड के सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दमखम परखेंगे नड्डा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना वायरस के नए मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। तब उत्तराखंड पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। फिलहाल सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है उत्तराखंड में। तो मामले आए दिन बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। इसी बीच ओमिक्रॉन का खतरा भी उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। ऐसे में मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है राज्य सरकार की तरफ से। दरअसल इस वक्त जिस तरीके से उत्तराखंड का मौसम बदला है, अब तमाम पर्यटक रुक कर रहे हैं मसूरी का। ऐसे में कोरोना वायरस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। नई गाइडलाइन जारी की गई है आने वाले पर्यटकों के लिए। तो उत्तराखंड में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। और जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे हैं, प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि सावधान रहे, सतर्क रहे। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है और सख्त पाबंदियां उठाई जा रही हैं राज्य सरकार की तरफ से ताकि किसी तरीके की लापरवाही न हो सके। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, जानकारी दीजिएगा, क्या हालात है उत्तराखंड में, क्योंकि नए मामले और सामने आ रहे हैं वायरस के। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से पूरे देश में इस समय जो ओमिक्रॉन के केसेस की संख्या है वो बढ़ रही है। और अभी जो हाल ही में जो डाटा जारी हुआ है उसमें भी महाराष्ट्र से लगाकर दिल्ली तक जो केसों की संख्या है वो बढ़ी है। और साथ ही जो उत्तराखंड में देखिए फिलहाल ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। हालांकि इस वेरिएंट का जो नया कोई मरीज है वो नहीं मिला है, लेकिन जो एक्टिव केस है उनकी संख्या लगातार राज्य में बढ़ रही है। देखिए पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़ा लगभग 2.5 से नीचे था वो भी 50 या 60 से ऊपर जा रहा है। तो ये देखने वाली बात है, उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और फिलहाल जो एक्टिव केस की संख्या है वो बढ़ी हुई है। हालांकि जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी तरफ से जो तमाम प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जो भी टेस्टिंग की जाती है, यदि एंटीजन टेस्ट किसी का नेगेटिव आता है तो उसके बाद भी जो एक सतर्कता के तौर पर एक और जो टेस्ट है वो किया जाता है। और इसके बाद यदि पॉजिटिव आता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग साथ के साथ की जा रही है। सभी सरकारी हॉस्पिटल्स की तरफ से कहा गया है कि जो टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, वो लगभग डबल प्रूफ होकर ही किसी व्यक्ति की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव कही जा सकती है। तब तक जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग उसका नेगेटिव ना आए, जब तक उसको नहीं माना जा सकता कि उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। देखिए तमाम सतर्कता है जो बढ़ती जा रही है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और फिलहाल पर्यटकों को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई है कि एक निश्चित संख्या के तहत ही राज्य में जो पर्यटक हैं वो आ सकते हैं। एक निश्चित संख्या के बाद जो है वो रोक लगा दी जाए बॉर्डर्स पे कि उसके बाद ज्यादा जो व्यक्ति हैं वो ना पहुंचे। साथ ही ऐसे राज्यों से, ऐसे जिलों से आने वाले व्यक्ति जहां पर ज्यादा स्प्रेड है ओमिक्रॉन का, वहां से आने वाले व्यक्तियों का टेस्ट बॉर्डर पर किया जाए, उसके बाद उनको एंट्री दी जाए। विशाखा, नया साल भी नजदीक आ गया है, अब लोग जश्न करते हैं, इस दौरान देखा जाता है, तो उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं अब, क्योंकि गैदरिंग जिस तरीके से होती है तो उसके बाद देखा जाता है मामले भी बढ़ते हैं और किसी तरह की लापरवाही ना हो सके, इसके लिए क्या कदम? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल जो तमाम चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। चाहे वो क्रिसमस को लेकर अभी जो भीड़ है वो देखने को मिली तमाम पर्यटक स्थलों पर, और उसके बाद होटल्स की बुकिंग से लेकर जो तमाम पर्यटक स्थल है वहां पर भारी संख्या में जो पर्यटक है वो पहुंचने वाले हैं नए साल के जश्न मनाने को लेकर। चाहे वो मसूरी है, नैनीताल है, ऋषिकेश है, ऐसी जगहों पर कहा गया है कि जो सतर्कता है वो बरती जाए। किसी भी ऐसे राज्यों से जो आने वाले व्यक्ति हैं, पर्यटक हैं,
जहां पर कोविड का ज्यादा स्प्रेड है, चाहे वो महाराष्ट्र है या अन्य राज्य है, वहां से पर्यटकों को तभी आने दिया जाए जब उनके पास पिछले 72 घंटे की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो हो और साथ ही वैक्सीनेशन के दोनों सर्टिफिकेट हो, तभी राज्य में उनको एंट्री दी जाए। ये सतर्कता फिलहाल पर्यटक स्थलों को लेकर और नए साल पर जो पर्यटक उत्तराखंड में आने वाले हैं उनको लेकर बरती जा रही है। विशाखा, वैक्सीनेशन का जिक्र करिएगा, किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो लगभग 75% से अधिक जो है वो पूरी हो चुकी है राज्य में, चाहे वो पहाड़ी जिले हैं। कई ऐसे पहाड़ी जिले हैं जहां पर 100% फिलहाल वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी वहां के लोगों को दोनों डोज जो है वो लग चुकी है। कई मैदानी जिले ऐसे जहां पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है, तो मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है उत्तराखंड में। औली और बद्रीनाथ में सुबह सुबह हिमपात हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर से चारधाम की वादियां ढक गई हैं इस वक्त, और मौसम विभाग की तरफ से सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो मौसम उत्तराखंड का बदल गया है। शीतलहर देखी जा रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखी जा रही है। सुबह सुबह हिमपात हुआ है औली और बद्रीनाथ में। हालांकि इससे सर्दियां भी बढ़ने लगी है। चारधाम में इस वक्त सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं। सतर्क जारी कर दिया गया है लोगों के लिए। हालांकि मुश्किलें बढ़ गई हैं जिस तरीके से कड़ाके की ठंड होने लगी है। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। धनराज, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कैसे आप इस वक्त कैसा मौसम बना हुआ है, लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो रही है? बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज सुबह ही औली और बद्रीनाथ में बर्फबारी देखी गई, हिमपात देखा गया। तो कहीं ना कहीं उससे जो मैदानी क्षेत्र है उसमें सर्दी का प्रकोप अधिक बढ़ने लगा है। और जिस तरीके से शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड पहले से ही चल रहा है और तमाम जो सर्दी का मौसम है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यदि बात करें रोड किनारे बसे हुए लोगों की, तो उनका जीना दुश्वार हो गया और कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो पहाड़ी क्षेत्र में खासकर रह रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे सोनिका की किस तरीके से हिमपात हुआ है और पूरी जो बद्रीनाथ है वो कहीं ना कहीं सफेद चादर से ढक गया है। और वहीं यदि बात करें ओली की, तो ओली में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। और जिस तरीके से देखा जाए कि पहाड़ी जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें लगातार कहीं ना कहीं सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी धनराज, ऐसे में इन लोगों का जिक्र करिएगा जो खासकर देखा जाता है नदियों किनारे रहते हैं, मैदानी इलाकों के किनारे रहते हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? ये बिल्कुल सोनिका, जो नदी किनारे लोग बसे हैं या फिर सड़कों के किनारे जो लोग बसे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी जो चुनौतियां हैं मौसम की वो लगातार उठानी पड़ती हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देखते होंगे कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं जो नदी किनारे लोग बसे हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन सर्दी का प्रकोप एक ऐसा प्रकोप है कि जो इन लोगों पर पड़ता है और सर्दी से कहीं ना कहीं हर प्रत्येक वर्ष 1-2 मौत जरूर होती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है और साथ ही जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। साफ तौर पर जो नदी किनारे बसे लोग हैं उन तक अलाव का प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही उनको कंबल वितरित किए जा रहे हैं। धनराज, मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से यही कहना है कि जो मैदानी क्षेत्र है उनमें कहीं ना कहीं धूप जरूर खिलेगी, लेकिन मौसम सर्द रहेगा। और जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें आने वाले 2 से 3 दिन कहीं ना कहीं बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि जो बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं उन पर ज्यादा प्रकोप सर्दी का पड़ने वाला है, इसलिए उनको सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। चलिए धनराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। तो उत्तराखंड चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री देवभूमि का दौरा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड में है। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं। उत्तराखंड पहुंचेंगे, एक बार फिर उनकी तरफ से पहुंचा जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और रणनीति भी बनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि इस दौरान
जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके भाषण पर हर किसी की नजर टिकी रहती है, क्योंकि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। संचित शर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, 30 दिसंबर को एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। क्या कुछ इस दौरान रहेगा और कितना महत्वपूर्ण उनका ये दौरा रहेगा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए सोनिका, 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और आपको मैं बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करके गए थे। उसके बाद 16 दिसंबर को राहुल गांधी उत्तराखंड आए और उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और जो लक्ष्य रखा गया था वो भीड़ को लाने का रखा गया था और साथ ही साथ आप देखिए एक अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का रखा गया था। और साफ तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो उनके पदाधिकारी है, जो उनके वरिष्ठ नेता है, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि जो उत्तराखंड के अंदर जो राहुल गांधी की रैली होगी वो ऐतिहासिक होगी और कांग्रेस उसमें जो मोदी की रैली से ज्यादा भीड़ लेकर के आएगी और ऐसा उन्होंने किया भी। तो देखिए इस बार की जो रैली होनी है वो इस रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री एक बड़ा चेहरा है बीजेपी पार्टी का और उनका मैजिक उत्तराखंड में क्या पूरे देश में देखने को मिलता है। और इसके बाद एक बड़ा दबाव जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके अंदर है, इस बार उनको जो उनकी रैली होनी है उसमें भीड़ भी लानी है और साथ ही साथ जो टारगेट है वो ये है कि उन्हें वोट बैंक में भी बदलना है। देखिए भीड़ लाना अलग बात है और उसे वोट बैंक में बदलना अलग बात है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि जो सैनिकों को लेकर के उत्तराखंड के अंदर राजनीति तेज हुई थी उसमें तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने उस पर राजनीति करी, बीजेपी उस पर राजनीति करती नजर आई और अब देखिए आम आदमी पार्टी भी उस पर राजनीति नजर कर रही है। अब देखिए देवभूमि में कौन सा नया मुद्दा होगा। भू कानून इस समय एक बड़ा मुद्दा है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है और आप देखिए स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है जिसको विपक्ष लगातार उठाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी के आगे इस समय बड़ी चुनौती ये है कि वो आकर के जब यहाँ पर टारगेट करे उनका असर कितना लोगों के ऊपर पड़ता है। क्योंकि पिछली बार जो उनकी रैली हुई वहां पर से जनता उठती हुई नजर आई, जब वो भाषण दे रहे थे लोग वहां से जाते हुए नजर आए। तो इस समय जो बड़ी बात है वो ये है कि वो जब रैली को संबोधित करे वो भीड़ किस तरीके से वहां पर रहे और दूसरी बात ये कि वो वोट बैंक में किस तरीके से बदले, वो भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से कनेक्ट है। क्योंकि देखिए अब चुनावी दौर है और चुनावी दौर में रैलियां भी होंगी और नेताओं का आना जाना भी रहेगा उत्तराखंड के अंदर। और देखिए अब कौन सी पार्टी सरोकार पैदा करती है, सरोकार कौन सी जनता को कौन सी पार्टी को देती है, वो भविष्य में देखने वाली बात है। बिल्कुल संचित, और आप जिस तरीके से अहम जानकारी दे रहे हैं कि बहुत से मुद्दे हैं उत्तराखंड में ऐसे जो चुनौती है एक बीजेपी के लिए और उत्तराखंड में की सत्ता को हासिल करने का दबाव भी है बीजेपी के ऊपर। ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। देखिए सोनिका, जो भारतीय जनता पार्टी है वो आप देखिए कि वो चुनावी मोड में ही रहती है हर बार। क्योंकि उत्तराखंड की मैं क्या देश की अगर बात करो तो देश में ऐसे विभिन्न राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बैठ है और वहां पर जाकर के जब चुनाव होते हैं तो लगातार कोई ऐसे राज्य हैं जिनमें 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद बैक टू बैक चुनाव होते ही रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा वहां पर होता रहता है। और आप देखिए अगर चुनाव की दृष्टि से बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें तो अब नेताओं का दौरा उत्तराखंड के अंदर शुरू हो गया है। अभी देखिए कल ही जेपी नड्डा उत्तराखंड के अंदर थे, उससे पहले राजनाथ सिंह उत्तराखंड के अंदर आए, इससे पहले भी जेपी नड्डा 2 दौरे उत्तराखंड के अंदर कर चुके। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड एक 13 जिलों का प्रदेश है और 13 जिले बहुत ही छोटा प्रदेश माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो इस तरीके के, वो जितनी मेहनत यूपी में करते हुए नजर आते हैं वो उतनी ही मेहनत उत्तराखंड के चुनाव में भी करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखिए इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के आगे जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो 57 सीट उनके पास उत्तराखंड के अंदर है उसको बनाए रखना या उस पर बढ़ोतरी करना, क्योंकि उन्हें सत्ता में दोबारा आना है। और कांग्रेस के सामने जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि उनके पास 11 सीटें उत्तराखंड के अंदर है, उसे 11 से बहुमत तक ले जाना। तो दोनों ही पार्टियों के आगे अलग अलग चुनौती है। और साथ ही साथ आप देखिए इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। तो चुनावी जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होगा। और कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भले ही उत्तराखंड में उस तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि देखिए पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रही है और जनता अभी उनको उस तरीके से स्वीकार नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी रणनीति है, कुछ ना कुछ नुकसान वो दोनों ही पार्टियों को देंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करिए चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करिए।
चलिए संचित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक कर लेते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से मिल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवभूमि के दौरे पर रहे, ये जानकारी मिल रही है। जेपी नड्डा ने गढ़वाल की 41 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन किया है। जेपी नड्डा ने बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र भी दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। तो उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दमखम परखने के लिए जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे और उनकी तरफ से लगातार ये भापा जा रहा है कि उत्तराखंड की जनता का मूड क्या है आने वाले 5 सालों के लिए। तो उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने 41 विधानसभा क्षेत्रों पर अपना पूरा फोकस कर दिया है। इसके लिए जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनसे पूरी रणनीति पर चर्चा की, उन्हें मंत्र दिया गया है जीत का। दरअसल 28 फॉर्मूले दिए गए हैं जेपी नड्डा की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को। जेपी नड्डा ने गढ़वाल की 41 सीटों के लिए मंथन किया है, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र को राज्य में लागू किया जाना है। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरी तैयारी में जुट गई है। 2017 से बेहतर प्रदर्शन करने की हर एक कोशिश की जा रही है। दरअसल उत्तराखंड की सत्ता बीजेपी के लिए बेहद अहम है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। जब सम्मान देने की बात आई तो समाज से यह हक छीनने का काम किया गया। लेकिन कांग्रेस ने पहले भी समाज को सरकार और संगठन में सम्मान दिलाया और आगे भी पार्टी ऐसा ही करेगी। वहीं हरीश रावत ने आगे कहा कि आज सैनी समाज ने हवा का रुख भाप लिया है। अब सैनी समाज किसी बहकावे में नहीं आने वाला है, इसलिए अब सबको संगठित होकर इस झूठी सरकार और पार्टी को सत्ता से हटाना है। कांग्रेस की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, ये कहा गया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से। रुड़की में हरीश रावत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। आगे बढ़ते हैं, एक और जानकारी सामने आ रही है, रायबरेली से है। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद होने लगे हैं। तो दरअसल रायबरेली में दबंगों के हौसले जिस तरीके से बुलंद होते जा रहे हैं, रायबरेली की एक छात्रा को छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया है। वहीं छात्रा को उसके परिजनों को दबंग झोलाछाप डॉक्टर वे उनके साथियों ने जमकर पीटा। वहीं मारपीट के बाद छात्रा और उसके परिजनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। तो रायबरेली से आपको जानकारी दे रहे हैं, दरअसल दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मेहताब संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। मेहताब, जानकारी दीजिएगा, रायबरेली से खबर मिल रही है कि दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनकर आपको बताता हूँ कि पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के इटौली ग्राम सभा का है, जहां की रहने वाली ये छात्रा है। और इसने बताया कि पिछले लगभग 1 सप्ताह से उसको तंग किया जा रहा था, छेड़छाड़ की जा रही थी। और वहीं पास में एक झोलाछाप डॉक्टर है, उसी के यहाँ पर कुछ मनचले बैठते थे और उसमें डॉक्टर भी सहभागी था। तो उसने विरोध किया और उसने अपने परिजनों को सारी घटना की जानकारी दी। जब परिजन उसके वहां पर शिकायत करने के लिए पहुंचे, तब दबंग डॉक्टर और उसके साथियों ने उसके परिवार के साथ साथ उस छात्रा को भी लहूलुहान कर दिया। और जो इस समय गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है, इलाज के दौरान उसका इलाज चल रहा है वहां पर। हालांकि पूरे मामले पर ऊंचाहार कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं कोतवाली प्रभारी से भी संबंध में बात की गई है, तो उन्होंने कहा है कि पीड़िता के द्वारा तहरीर मिली है, जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई दोषी या कोई आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन अगर एक बात देखा जाए कि जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हवाला दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को भी सचेत कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों में तत्काल अपराधियों को जेल भेजा जाए, लेकिन जिस तरीके से मंचलों के द्वारा छात्रा को छेड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठते हैं। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि खुलेआम छात्रा को छेड़ा जाता है। फिलहाल छात्रा की हालत कैसी बनी हुई है मेहताब? छात्रा की हालत पहले से बेहतर है, डॉक्टरों से बात की गई है, वो बेहतर है, इलाज हो रहा है उसका। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है वो सबको झकझोर करके रख दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहताब, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप खबर पर नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी पहुंचा रहे थे हमारे संवाददाता रायबरेली से कि किस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आगे रुक करते हैं, एक और जानकारी आपको दे दें। बिल्लोचपुरा लोहा मंडी स्थित आरएसएस के कार्यालय पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने इस कार्यालय पर पथराव करना शुरू कर दिया।
इस पथराव में कई आरएसएस कार्यकर्ता घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी होते ही बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, तो वहीं भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने लोहा मंडी थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और पथराव करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुनीश संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, जानकारी दीजिएगा कि आरएसएस के कार्यालय पर पथराव किया गया है, क्या वजह इसके ऊपर रही और किसकी तरफ से किया गया? जी बिल्कुल बता दूं, अगर देखा जाए तो ये दूसरे जनता है वो साथ क्या बताया जा रहा है पथराव किया गया था। उसमें अगर देखा जाए तो काफी भीड़ ने पथराव किया था। उसमें पुलिस द्वारा 4 लोगों का नाम जो 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अगर बात की जाए तो पथराव करने का कारण तो कुछ शरारती तत्व वहां पर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान जब आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया तो उन लोगों से इकट्ठा होकर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल होने की बात बताई जा रही है, जिसमें 3 लोगों की हालत सही है लेकिन 2 लोगों की हालत कभी भी गंभीर बताई जा रही है, जो कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, इस पर क्या कार्रवाई शुरू हो गई है, किस तरीके से की जा रही है? जी बिल्कुल सोनिका, मैं बता दूं जिस तरीके कार्रवाई की बात की जाए आगरा एसएसपी द्वारा बताया जा रहा है, जिसमें कि 4 टीमें गठित कर दी उन्होंने, जिसमें कि 4 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन उसमें बात की जा रही है अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं की गई है। आगे पुलिस प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे आपको बता दें, रायबरेली जिले के बछरावा के बानगी मंडी चौराहा निवासी रिटायर्ड शिक्षक शशिभूषण शुक्ला की इचौली ग्राम पंचायत में करीब 10 बीघा खेती है। शशिभूषण ने एक सप्ताह पूर्व 70 क्विंटल धान 1,76,000 रुपए में धान क्रय केंद्र पर बेचा था। उसी के तहत जब रिटायर्ड शिक्षक किसान को प्रधानमंत्री ने फोन किया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पीएम को बताया कि उसे धान खरीद में कोई कमीशन नहीं देनी पड़ी। मेहताब हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मेहताब, जानकारी ये दीजिएगा कि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, शशिभूषण शुक्ला जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बेहद खुशी है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया, बातचीत की गई, कैसे ये पूरा मामला है, जानकारी दीजिएगा। आपको बता दूं कि पूरा मामला रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के इचौली ग्राम सभा का है। इचौली ग्राम सभा के रहने वाले शशिभूषण शुक्ला जी जो एक रिटायर्ड शिक्षक हैं और लगभग इनके पास 10 बीघे जमीन है और इन्होंने अपना धान आज की ही बानगी मंडी में इन्होंने अपना धान 70 कुंटल धान लगभग बेचा था और उसके बाद इनको लगभग 1,70,000 रुपए का इन्होंने धान बेचा था। उसके बाद इनके पास पीएम मोदी जी का जब फोन आया तो पहले तो ये समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में जब उन्होंने बताया कि मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ तब इनके शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो गई और इन्होंने जब बात की गई तो इन्होंने बताया कि नहीं, हमसे कोई कमीशन नहीं लिया गया है, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी मेरा धान था वो पूरी ईमानदारी के साथ खरीदा गया और पूरी ईमानदारी के साथ मुझे पैसा भी दिया गया और उसके अकाउंट में पैसा भी पहुंच गया है। तो जिस तरीके से बात आ रही है, जिस तरीके से किसान से पीएम मोदी ने बात की है तो ये पूरे क्षेत्र में एक तरह से लहर दौड़ गई है और लोगों में एक ऊर्जावान है कि हो सकता है पीएम मोदी मुझसे भी बात करें। लेकिन जिस तरीके से परिवार के लोगों से बात की गई, उनका कहना है कि पीएम मोदी से बात करने के बाद वो धन्य हो गए और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब बेहद ही एक अच्छा पल रहा होगा ये मेहताब जब प्रधानमंत्री की तरफ से फोन आता है, बातचीत की जाती है, क्योंकि अलग अंदाज पीएम नरेंद्र मोदी का हर बार देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पीएम मोदी का रायबरेली के जो एक किसान है, एक 10 बीघे की काश्तकार को जिस तरीके से फोन आया और उससे उनका हालचाल पूछा, उसके बाद उन्होंने उनके खेती के बारे में पूछा और जब धान की बात आई और जब पैसे की बात हुई तो उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पूरी बात रखी, जिससे पीएम मोदी काफी प्रभावित हुए और खुश हुए और जिसको लेकर के पूरा परिवार भी पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहा है कि वो एक छोटे से किसान से उन्होंने बात की है और उनका हालचाल जाना है। मेहताब, जानकारी ये भी दीजिएगा कि जिस तरीके से कहा गया किसान की तरफ से कि उन्हें खरीद में कोई भी कमीशन नहीं देनी पड़ी है, कि ऐसी तरीके से तो दूसरे किसान है उन्हें भी फायदा पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पीएम किसान के बताने के मुताबिक जिस तरीके से बात सामने आई है तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जो और किसानों से बात की गई है तो उनका भी यही मानना है, उनका कहना भी है कि हम लोगों के साथ भी निष्पक्ष तरीके से धान की तौलाई की गई है और हम लोगों के अकाउंट में पैसे आए हैं। हालांकि अब अगर ये चीज सर्वे की जाए और अगर अंदर तक जाया जाए तो सच्चाई क्या है, लेकिन जिस किसान के साथ में ये घटना घटी है, जिस किसान के साथ ईमानदारी बरती गई है, उसने अपनी बात पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ पीएम मोदी से अपनी बात को बखान किया है। मेहताब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
चलिए आगे रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर एक सामने आ रही है इस वक्त। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक आज होनी है, ये जानकारी अब तक पहुंचा दे। आगामी चुनावों के लिए मौजूद कोरोना के हालात पर चर्चा होगी, तो ये अहम बैठक होने जा रही है। चुनावी रैलियों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से देश की कोविड स्थिति का जायजा लिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव होने हैं 5 राज्यों में और कोरोना के हालात जिस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं उस पर बैठक की जाएगी। स्वास्थ्य अधिकारियों से पूरी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, बातचीत की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। इससे पहले आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपील की गई थी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर की विचार विमर्श किया जाए, और अब चुनाव आयोग की तरफ से बैठक की जा रही है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। आगामी चुनावों के लिए मौजूदा कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है, भीड़ एकत्रित हो रही है रैलियों में। विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ गए हैं और कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से हालात बने उसके मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।